हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है? ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे परमुटेशन। परमुटेशन का क्या मतलब होता था? अरेंजमेंट, यानी कोई चीज़ें मुझे अरेंज करनी है उनको हम बोलते थे परमुटेशन। बट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। ठीक है, परमुटेशन में हम क्या करते थे एक्चुअली? अगर मैं देखूँ, चलो साथ साथ बात कर लेते हैं। परमुटेशन की अगर मैं बात करूँ तो परमुटेशन में हम दो चीज़ें करते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? तो फर्स्ट चीज़ हम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और देन उनको क्या करते हैं? अरेंज भी करते हैं। पहले उनको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, एंड देन क्या करेंगे? उनको अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ सिलेक्शन होगा, यानी कॉम्बिनेशन में मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। उनको अरेंज नहीं करना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएगी कि एक्चुअली में परमुटेशन का मतलब परमुटेशन में क्या हो रहा था और कॉम्बिनेशन में क्या होगा। सिंपल सा मैंने एक लॉजिक बता दिया। परमुटेशन में हम दो चीज़ें करते थे, पहले ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते थे, फिर उनको अरेंज भी करते थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? सिर्फ मुझे क्या करना है? सिलेक्शन करना है। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये चीज़ें कैसी हुई थी। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंट ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म्ड, मुझे डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, क्या करना है मुझे? एन थिंग्स मुझे गिवन है, एन डिफरेंट थिंग्स मुझे गिवन है, उनमें से कोई आर थिंग्स मुझे क्या करनी है? चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, मुझे उनके ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये मैटर नहीं करेगा। आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि मुझे चीज़ें सेलेक्ट करनी है, मुझे उनको ऑर्डर नहीं बताना कि किस ऑर्डर में मैंने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसमें से कोई 2 स्टूडेंट मुझे सिलेक्ट करने हैं, और मान लो कोई भी कंपटीशन है उसके लिए मुझे उनको भेजना है। ठीक है, तो अब मान लो मैंने एक बच्चे को लिया, राम को लिया। ठीक है, एक राजू को सिलेक्ट किया। तो अब मैं राम पहले बोलूँ कि राम खड़ा हो जा भाई। ठीक है, खड़ा हो गया। फिर बोले राजू खड़ा हो जा। ये 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे और ये कंपटीशन के लिए जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं पहले बोलूँ कि राजू खड़ा हो जा, फिर मैं राम को बोलता हूँ। क्या ये चीज़ मैटर करेगी? यहाँ पे मुझे क्या करना है? 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और 2 बच्चे सिलेक्ट करने के वे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका ऑर्डर मैटर करेगा? कि 2 बच्चे जो मैंने लिए, तो एक टीम बन गई ना राम और राजू की, तो मैं उस टीम को राजू और राम की टीम बोल दूं या राम और राजू की टीम बोल दूं, इट डजेंट मैटर। ठीक में, इसका मतलब मुझे 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, सिर्फ उनको रीअरेंज नहीं करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो राम राजू एक अलग अरेंजमेंट है, राजू और राम एक अलग अरेंजमेंट है। बट मुझे सिर्फ अगर सिलेक्शन की बात की जाए, मुझे सिर्फ एक सेलेक्ट करना हो किसी को, देन वी कैन से राम राजू बोलो या राजू राम बोलो, एक सिंगल ग्रुप होगा ये। ठीक है, आप इसको आगे पीछे नाम ले सकते हो, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे जैसे क्रिकेट मैचेज होते हैं। ठीक है, उनमें टीम सेलेक्ट की जाती है कि प्लेइंग 11 ये जो 11 खिलाड़ी खेलने वाले वो ये है। ठीक है, अब मान लो कोई भी टीम है, जस्ट इंडियन टीम की मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट उसने बोला कि पहला उसने नाम लिया विराट कोहली, फिर बोला रोहित शर्मा, देन अजिंक्य रहाणे एंड शॉन, जो भी प्लेयर्स हैं आपके, उनके नाम उसने ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने सेलेक्ट करने थे 11 प्लेयर, जब ये 11 प्लेयर जो खेलेंगे, ठीक है, मुझे उनको सेलेक्ट करना है, उनके अरेंज नहीं करना। अब वो 11 प्लेयर को मैं बहुत सारे वे में अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है उनको। तो कितना वे है सिलेक्ट करने का, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि मैंने विराट कोहली का नाम पहले लिया कि रोहित शर्मा का नाम पहले लिया। सिर्फ सिलेक्शन में क्या मैटर करेगा कि 11 खिलाड़ी कौन से सिलेक्ट हुए, दैट इज द मैटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते देखो। मान लो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी, चलो 3 ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी आते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इनका परमुटेशन करना होता, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ठीक है, और टेकिंग 2 एट ए टाइम, मैंने चलो सपोज किया कि मुझे क्या करना, 3 लेटर्स मुझे गिवन है, मुझे कोई भी 2 लेटर वर्ड्स बनाना है, कोई भी 2 लेटर्स वर्ड बनाना है। ठीक है, इट मीन्स यूजिंग, मुझे 3 लेटर्स गिवन है, एट ए टाइम मुझे 2 का यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो हमने सीखा था कि कैसे करोगे। 3 लेटर्स हैं, 2 प्लेसेस पे मुझे प्लेस करना है, तो 3p2 कर दूंगा मैं। इट मीन दैट इज बिकम योर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 minus 2, दैट इज 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, 3 minus 2 दैट इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो दैट इज इक्वल टू 6। यानी मैं इनको 6 वे से अरेंज कर सकता हूँ।
टोटल अरेंजमेंट कितने, टोटल परमुटेशन कितने हो सकते हैं, 6 वे से हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से, जब हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करते थे, डायरेक्टली करते थे कि फर्स्ट प्लेस पे 3 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ए बी सी 3 ऑप्शन है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसको हटा देते हैं, बाकी बचे 2, तो यहाँ पे आ सकते हैं 2, 3 2 जा 6 वेज आते हैं टू अरेंज दैम। इनको अरेंज करने के, इनको प्रमोट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 6 वेज हैं मेरे पास टोटल, ठीक है। तो परमुटेशन में हमने 2 चीज़ें की, क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर उनको अरेंज किया। कैसे, जैसे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट थे ए बी सी, इनमें से कोई 2 सिलेक्ट किए मैंने, मान लो ए बी सिलेक्ट किए, ठीक है। हो सकता है मैं बी सी को सिलेक्ट करता और हो सकता है मैं ए सी को सिलेक्ट करता। मेरे पास 3 ऑप्शन है सिलेक्शन के, कौन कौन से, मैं ए और बी को सिलेक्ट करता, बी और सी को सिलेक्ट करता, या ए और सी को सिलेक्ट करता। क्या इनके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है सिलेक्ट करने के, आई थिंक नहीं दिख रहा। अब ये तो हो गया मेरा सिलेक्शन कि मैंने ए बी को सिलेक्ट किया, बी सी को किया और ए सी को किया। अब देखो, इस ए बी की जगह मैं बी ए बी भी बोल सकता हूँ, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, बट क्या सिलेक्शन अलग है। विराट कोहली रोहित शर्मा या रोहित शर्मा विराट कोहली, क्या अलग अलग सिलेक्टेड बन रहे हैं, नहीं, एक ही बात है, दोनों एक ही ग्रुप बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से मुझे अगर कोई भी 2 कैंडिडेट चूज करने हो तो मेरे पास ओनली 3 ऑप्शन आते हैं। बट अगर मुझे इनको अरेंज करने हो तो ए बी को मैं बी ए की तरह से भी लिख सकता हूँ, बी सी को मैं सी बी भी लिख सकता हूँ और ए सी को मैं सी ए भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर 6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, परमुटेशन में क्या होता है, दिस इज योर परमुटेशन, टोटल वेज कितने हैं, 6 जो मैंने निकाले। बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ये मेरे केसेस कितने आए, 3। ये कैसे निकालते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, जस्ट हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आर 3, वी हैव टू चूज 2 एट ए टाइम। हमें कोई 2 सिलेक्ट करने एट ए टाइम। तो कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, या तो ए बी को बोल दूँ मैं, ठीक है, तो ए बी बोल दो या बी ए बोल दो, दोनों एक ही बात होगी इन केस ऑफ सिलेक्शन। बी सी बोलो या सी बी बोलो, जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक ही बात है, और ए सी बोलो या सी ए बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मुझे 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना। बट इन केस ऑफ परमुटेशन हम क्या करते हैं, ए बी को मैंने सिलेक्ट किया, मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ए बी लिख सकता हूँ या फिर मैं बी ए भी लिख सकता हूँ। सेम एज इट इज मैं इसको बी सी लिख सकता हूँ, इसको सी बी लिख सकता हूँ, और ए सी और सी ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो परमुटेशन में हमने क्या किया, पहले 3 ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किए, फिर इनको रीअरेंज भी किया, ठीक है। तो परमुटेशन में हम यही चीज़ मैं बोल रहा था आपको कि पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उनको अरेंज करते हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन हम सिर्फ क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेज इन द परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन हम सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको अरेंज नहीं कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे कॉम्बिनेशन के तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले हम जस्ट जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसके फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात की कॉम्बिनेशन को कैसे, जैसे परमुटेशन को हम एन पी आर से शो करते थे, वैसे ही कॉम्बिनेशन को मैं एन सी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एन सी आर से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे, एन सी आर, या फिर जैसे हम परमुटेशन को करते थे मैं इसको लिख सकता हूँ सी एन को आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इसको एन सी आर भी लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली हम इसी का यूज़ करते हैं, वो ध्यान रखना आपको। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ एन सी आर, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। क्या होता है, एन फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसी से अगर परमुटेशन की बात करना चाहो, जैसे मैंने बोला कि हम परमुटेशन में क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं, तो क्या मैं परमुटेशन वाले क्वेश्चन भी ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही एग्जांपल दिया आपको कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, मुझे एट ए टाइम 2 लेने हैं, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट करो, कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, 3 ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बाय 2 वेज, कितने वे से, 2 वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने जो 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए उनको कितने वेज से मैं अरेंज कर सकता हूँ, बाय 2 फैक्टोरियल वेज से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर होता, अगर कॉम्बिनेशन की बात होती तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NC2 अगर मुझे चूज करना है, सॉरी क्या करना है, 3C2 मुझे चूज करना है, 3 ऑब्जेक्ट में से कोई 2 चूज करना है, कितने वे होंगे, अभी अभी हमने ऊपर देखा था कितने आ रहे थे हमारे 3। तो इस फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं क्या होंगे, n मतलब ऊपर वाला 3, ऊपर वाले का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय नीचे r, नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर मीन्स 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 3 जा 6, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 3 ऑब्जेक्ट्स आर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर 3। अब मैंने सिलेक्शन की जो बात कर रहा था कि इनमें से अगर मुझे सिलेक्ट करने हो तो इसी को परमुटेशन कैसे करूँगा, यानी अगर मुझे 3p2 निकालना हो तो वो तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस बिकम 3 फैक्टोरियल इज 6 वेज इज योर आंसर। बट मैंने जैसे आपको बोला कि हम कम परमुटेशन में क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया यानी मैं सेम फॉर्मूला अगर लगाऊं एनसीआर वाला और परमुटेशन अगर मुझे उससे निकालना हो तो क्या करूंगा, मैं पहले बोलूंगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा देता हूँ। मैं पहले बोलूंगा कि मैंने क्या चूज किया 3c2 यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब मैं बोल रहा हूँ ये तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट किया। अब जो 2 सेलेक्ट किए थे उनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, ये हमने सीखा हुआ है कि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, तो इट मीन्स वी कैन अरेंज देम 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो दिस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल आउट। आई थिंक दिस इज योर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3p2, यस और नो। ठीक है, तो ये और ये फॉर्मूला सेम ही है, आप ऐसे भी इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है तो जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन मुझे गिवन है, मुझे निकालना है 9c3 आपसे पूछा गया है, कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करो। क्या होता है भाई, NCR का फॉर्मूला मैंने सीखा है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यानी परमुटेशन से एक एक्स्ट्रा चीज़ के आगे नीचे r फैक्टोरियल। ठीक है तो NC3 निकालोगे तो n क्या है यहाँ पे 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे, ऊपर तो हो गया 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल। दिस बिकम योर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर तक ओपन किया, नीचे 3 फैक्टोरियल को मैंने 6 डायरेक्ट लिख दिया और 6 फैक्टोरियल को एज इट इज का, क्यों कि मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और चलो एक चीज़ और बता देता हूँ उसके साथ ही, इसको मैं 3 फैक्टोरियल को एक बार 3 फैक्टोरियल रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, ताकि मैं आपको कुछ चीज़ बता सकूँ। दैट बिकम योर 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है अब यहाँ से इस फॉर्मूले का शॉर्टकट बनता है, क्या मैं ऐसे करूँ फिर ऐसे करूँ फिर ऐसे करने के बजाय मुझे बार बार यही दिखेगा कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर तक ये कैंसिल आउट होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मुझे कभी भी ऐसे फॉर्मूला मिले, मान लो मुझे यहाँ 10c2 मिलता मान लो, ठीक है, तो फिर से मैं वही करता, दिस इज योर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 दैट इज 8 फैक्टोरियल। तो फिर इसको मैं लिखता 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मुझे मिलता है 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी क्या कि अगर मुझे 9c3 निकालना है तो सिंपल सा अगर मैं ये कर दूं कि 9 को मैं 3 एक्सपेंड करता हूँ, मीन्स 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू एच चलता जाएगा। तो अब मुझे आर देखना है, ये जितनी नंबर ऑफ टर्म्स नीचे जितना आर की वैल्यू है उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 10c2 मुझे निकालना था तो क्या होगा 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सेम एज इट इज, मान लो मुझे निकालना होता 11c4 तो मैं क्या करता 11 इंटू 4 टाइम्स, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय क्या होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो ठीक है, सेम एज इट इज। अगर इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाए तो एनसीआर, तो दैट इज बिकम n इंटू n माइनस 1 एंड शोन अप टू कहाँ तक r टर्म्स, नीचे 4 थी तो 4 टर्म्स, r है तो r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एज इट इज। दिस इज योर एनसीआर मीन्स कॉम्बिनेशन का एक जनरल फॉर्मूला बन गया ऐसे भी। ठीक है, अब चाहो इसको ऐसे सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया। अब चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जल्दी करना है ऐसे कर लो, नहीं तो जो प्रीवियस फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हो आगे भाई, तो जस्ट आई थिंक सॉल्व करना हमें आता है, हम कर सकते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल 6, तो 4 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 84। ठीक है, सेम एज इट इज नेक्स्ट, और आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए
अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी भाई कि मुझे दे दिया 20C18। अब कुछ बोलेंगे सर इसको 18 टर्म तक एक्सपेंड करें, 20 को 18 तक करेंगे तो पूरा 20 फैक्टोरियल लिख दिया हमने। तो जिस हिसाब से आपने ये चीज़ बताई उस हिसाब से तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मुझे मिलेगी क्या, अगर मैं इसको जनरली फॉर्मूला लगाता हूँ, दिस बिकम 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस बिकम 20 माइनस 18 दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो बेटर क्या रहेगा, मैं इसको 18 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करूँगा, मीन्स दैट इज 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट एंड दिस बिकम योर 20 इंटू 19 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी यहाँ से एक चीज़ समझ में आई मुझे कि नीचे जो छोटा नंबर है, मीन्स यहाँ 18 था, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2, वो छोटा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नंबर खुद से ही पहले से ही छोटा था, इनका डिफरेंस 8 ज़्यादा था। तो जो छोटा नंबर होगा मीन्स ये खुद नंबर या इससे इसका n के साथ डिफरेंस, n और r का डिफरेंस अगर छोटा होगा उतनी ही टर्म एक्सपेंड करनी और नीचे 2 फैक्टोरियल रहेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ से 20C2 भी निकालता तो भी क्या बनता, दिस बिकम योर 20 इंटू, जैसे हमने सीखा 19 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बनता है, यस और नो। और वी कैन से अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाता दैट बिकम योर 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स आर का फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 दैट इज 18 फैक्टोरियल। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये और ये चीज़ तो सेम है, ये और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम ही है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट खुलता है, एक और फॉर्मूला मेरा बनता है, दैट इज कि अगर मुझे NCR जो है वो किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R के इक्वल होता है, यस और नो। बिल्कुल सही। कैसे, जैसे हमने ये वाला किया। अब देखो ये 20 है, 20 दोनों का n सेम है, बट इन दोनों का सम, ये मेरा 18 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज 20 माइनस 18, यस और नो, और ये दोनों क्या है, मेरे इक्वल ही है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि NCR मान लो जैसे मुझे निकालना था 20C18, तो ये किसके इक्वल होगा, 20 माइनस 18, और वी कैन से 20C2 के इक्वल भी होगा। और इसको हम लिखना आता है दैट इज 20 इंटू 19 डिवाइड में मैं लिखूँगा 2 फैक्टोरियल। आई थिंक हमने यही निकाला था। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी आ गई मेरी, कम्बिनेशन की। जो फॉर्मूला हम जो पढ़ रहे हैं, जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी मिल गई मुझे। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल है। ठीक है, तो हमने अभी तक दो ही चीज़ें की हैं। द फर्स्ट कि कम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड हमने सीखा था कि फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला क्या होता है कम्बिनेशन का, कम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम, और वी कैन से सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स टेकन R एट ए टाइम इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। पहली चीज़ हमने ये सीखी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि अगर मुझे NCR जो होता है वो इक्वल होता है NCN माइनस R के इक्वल भी होगा। ये दोनों बातें एक ही होती हैं। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स एट ए टाइम और रिजेक्शन ऑफ n माइनस R थिंग्स एट ए टाइम आर सेम थिंग्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ n और रिजेक्शन ऑफ n माइनस R थिंग्स आउट ऑफ n आर सेम। ठीक है, यानी मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 2 मुझे सेलेक्ट करने हैं, या फिर 10 में से 8 मुझे रिजेक्ट करने हैं। दोनों बातें एक ही है कि नहीं, सिंपल सी बात है। 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के जितने वे होंगे उतने ही वे होंगे जो बाकी के ऑब्जेक्ट जितने भी बचे उनको रिजेक्ट करने के। ठीक है, तो टोटल अगर 10 है तो 2 को सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने वेज हैं, वही किसके इक्वल होंगे, बाकी जो 8 बचे उनको रिजेक्ट करने के जितने वे होंगे उन्हीं के इक्वल होंगे। बोथ द थिंग्स आर सेम। तो इस फॉर्मूले को भी ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, 2 चीज़ सीख ली हमने, फॉर्मूला सीखा और उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी सीखी ये वाली। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर मुझे मिलता है NCN, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक टाइम, या फिर मुझे बोल जाए n थिंग्स एंड सिलेक्टिंग नथिंग एट ए टाइम। ठीक है,
अब दोनों बातें एक ही होंगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे होगा देखो, दिस बिकम योर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r मीन्स n ही है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल। यहाँ से आप करोगे दिस बिकम योर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। दोनों को सॉल्व करते हैं, ऊपर देखो मिलेगा n फैक्टोरियल, ठीक है। और वी कैन से हम क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ऊपर मेरे पास क्या बचा 1 होल डिवाइड बाय n माइनस n दैट इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल क्या होता है दैट इज ऑल्सो 1, तो दैट इज इक्वल टू 1। यानी मेरे पास n थिंग्स हैं, उनको मुझे सभी को चूज़ करना है। यानी मेरे पास 10 प्लेयर्स हैं और 10 के 10 प्लेयर ही मुझे चूज़ करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, ओनली 1 ऑप्शन है। मुझे अरेंजमेंट नहीं करनी, मुझे सेलेक्ट करनी है। मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 के 30 स्टूडेंट को मुझे किसी टूर पे लेके जाना है। कितने ऑप्शन है मेरे पास, ओनली 1 ऑप्शन इज देयर कि मैं सभी स्टूडेंट को लेके जाऊँ, ठीक है। तो ओनली 1 वे इज देयर। सेम एज इट इज मेरे पास 30 स्टूडेंट है, मुझे एक भी नहीं लेके जाना, मुझे सभी को लेके जाना है या फिर सभी को नहीं लेके जाना है। ओनली 1 वे इज देयर, सेम कंडीशन इज देयर। दिस बिकम योर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल क्या होता है दैट इज 1, n माइनस 0 दैट इज n फैक्टोरियल। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, अल्टीमेटली यू गेट द आंसर इज 1, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट, ठीक है। NCN मिलता है मीन्स अगर मुझे मिले 10C10 तो मैं डायरेक्टली इसको 1 लिखूंगा, ना कि मैं फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके देखूंगा, ठीक है। मुझे 15C0 मिल गया दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। तो दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इतना हो गया भाई। इतना होने के बाद नेक्स्ट देखो, बेस्ट मुझे दिया है नेक्स्ट की 100C97 मुझे निकालना है, ठीक है। तो 100C97 किसके इक्वल हो सकता है दैट इज 100C 100 माइनस 97 की, इट इज वी कैन सी दैट इज 100C3 की, ठीक है। बाय यूजिंग क्या यूज़ किया हमने कि NCR इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है ये NCN माइनस R के, ठीक है। तो 100C3। अब आई थिंक इसको सॉल्व करना आसान है, इसको मैं लिखता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करो 100 इंटू 99 इंटू 98 एंड दैट बिकम 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लेते दैट इज 133, इसको कैंसिल आउट कर दो दैट इज ऑन 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो यू गेट योर आंसर, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि अगर मुझे मिले NCR प्लस NCR माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 CR के इक्वल होता है, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स सेम होनी चाहिए दोनों ही कंडीशन में। यहाँ भी n है तो यहाँ भी n है। यहाँ जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मुझे चूज करने हैं वहाँ यहाँ पे क्या करना है, एक कम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसी फॉर्मूले को देखो हर बार जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में मिले, ठीक है। मान लो इसका जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि 8C4 एंड प्लस मुझे गिवन है 8C3, ये किसकी इक्वल होगा। तो आप ऑब्जर्व करो n ऊपर n है मेरा एज इट इज, नीचे यहाँ r है या r माइनस 1 मीन्स मैं इसको 4 माइनस 1 भी लिखता हूँ, r माइनस 1 है, यस बिल्कुल सही है। तो दिस बिकम योर n प्लस 1, 8 प्लस 1 दैट इज 9C एंड r इज 4 तो 9C4 ये इसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ n प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है, प्लस n प्लस 1 CR, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके इक्वल क्या इसमें एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको अभी कैसे आया ये, ठीक है। जस्ट मैं इसको बता रहा हूँ कि डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकती है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मुझे देखना है ये n दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ये r प्लस 1 है, यहाँ एक r कम है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि r और एक में तो r होना चाहिए, एक में r माइनस 1 होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ दिस इज r प्लस 1, इसको पूरे को अगर मैं r कंसिडर करूँ तो ये मेरा क्या है r प्लस 1 माइनस 1 ही है भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूज करने हैं वहाँ यहाँ एक कम होना चाहिए, बस इससे मतलब होना चाहिए आपको। इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि यहाँ r है तो यहाँ r माइनस 1 ही होना चाहिए। इट मीन्स अगर मान लो यहाँ पे r प्लस 6 हो तो यहाँ पे सिर्फ r प्लस 5 चाहिए आपको, एक कम होना चाहिए। तो मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ अगर ऐसा है तो दिस बिकम योर n प्लस 1 करोगे दैट बिकम n प्लस 2 एंड CR प्लस 1 इज योर आंसर। तो दिस फॉर दिस योर आंसर इज दिस। इट मीन्स इस n में जो भी ऊपर गिवन हो n प्लस 1 d प्लस 2 कुछ भी गिवन हो उसमें एक ऐड कर दो, नीचे वाला r एज इट इज उठा लो, यानी जो दोनों में से बड़ा है उसको एज इट इज उठा लो, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। अभी आया कैसे उसका प्रूफ देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, ये हम जब फैक्टोरियल के क्वेश्चंस कर रहे थे तब भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, फिर परमुटेशन में भी किए थे, अब कॉम्बिनेशन में भी जस्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ NCR प्लस
एन सी आर माइनस वन। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगाओ, कम्बिनेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस ये एन फैक्टोरियल मेरा एज इट इज, नीचे क्या होगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। अब ये माइनस करो तो माइनस का आर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया भाई। यहाँ मैंने क्या किया, एन माइनस आर माइनस वन किया, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो एन माइनस का आर हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऊपर से एन फैक्टोरियल आ सकता है, बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा देखो, वन डिवाइड बाय आर है, आर फैक्टोरियल है, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इस आर को मैं लिखता हूँ आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। नीचे है मेरे पास एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मैंने इसको एज इट इज रखा। ठीक है, प्लस ये वन को मैंने एज इट इज रखा, फिर आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी मैंने एज इट इज रखा। अब एन माइनस आर प्लस वन और ये इससे एक कम है, तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ एन माइनस आर प्लस वन और इसमें से एक कम कर दो तो क्या बचेगा, एन माइनस आर माइनस वन करो तो वन कैंसिल आउट, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो फिर से मैं क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकता हूँ, ये एन फैक्टोरियल तो बाहर एज इट इज था, आर माइनस वन का फैक्टोरियल मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने आर माइनस वन का फैक्टोरियल ले लिया बाहर। एन माइनस आर का फैक्टोरियल भी मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल भी ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा वो देखो। ठीक है, अब अंदर से मैं क्या क्या ले चुका हूँ, ये बाहर निकाल दिया मैंने, यहाँ से ये बाहर निकाल दिया, मेरे पास बचा वन डिवाइड बाई आर प्लस ऊपर वन है एज इट इज, नीचे से मैंने क्या निकाला, ये बाहर निकाल दिया और ये बाहर निकाला, बचा एन माइनस आर प्लस। ठीक है, अब नीचे वाले का ले लो एलसीएम और बाकी करते हैं सॉल्व। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, दैट इज आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ऊपर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज इधर जाएगा तो एन माइनस आर प्लस वन और ये इधर तो प्लस का। अब देखिए आर से आर कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा एन प्लस वन इंटू दिस, तो मैं इस एन प्लस वन को लिख रहा हूँ आगे और इंटू में हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस आर को मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। नेक्स्ट दिस एंड दिस, तो इसको मैंने आगे लिखा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। मैंने इसके आगे क्यों लिखा ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये हमने सीखा हुआ है कि अगर मुझे मिलता है 10 इंटू नाइन फैक्टोरियल तो मैं इसको लिखता हूँ 10 फैक्टोरियल, यस और नो, बिल्कुल। तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, इससे एक कम है, तो इसका मतलब ऊपर वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ r फैक्टोरियल इंटू, इसको देखो क्या लिखते हो, n माइनस आर प्लस वन है, ये n माइनस आर है, तो इसका मतलब दिस बिकम योर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ से सिंपल से दिख रहा है, क्या ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज योर n प्लस वन सी आर, यस और नो, बिल्कुल। n प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर होगा, बिल्कुल सही है, नीचे r का फैक्टोरियल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा n प्लस वन माइनस आर, n प्लस वन माइनस आर है, इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिखता हूँ n माइनस आर प्लस वन, यही लिखा हुआ मिला, तो दैट इज योर फॉर्मूला। तो आई थिंक यही मुझे प्रूव करना था, तो दिस इज योर प्रूफ फॉर दिस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आप फंसोगे, वहाँ पे ये फॉर्मूलेज बहुत काम आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, इससे रिलेटेड मुझे गिवन है 13c6 प्लस 13c5। देखो n बराबर है, बिल्कुल सही है, r में क्या हो रहा है, ठीक है, r में क्या हो रहा है एक कम है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे बस 5 है। ठीक है, तो एक तरीका तो इसको करने का ये है कि इसका फॉर्मूला अलग लगाओ, इसका फॉर्मूला अलग लगाओ, दोनों को सॉल्व करो, ऐड करो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मुझे यहाँ से आइडेंटिटी मिल गई, कौन सी, कि एन सी आर प्लस अगर एन सी आर माइनस वन मिलता है तो मैं इसको लिखता हूँ एन प्लस वन सी आर, ये सुनो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो, 13 प्लस वन दैट इज 14, सी आर मीन 6, तो 14c6 का फॉर्मूला खोल दो यहाँ पे, दैट बिकम योर 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस वन दैट इज 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 14 को मैं 8 तक ओपन करूँगा तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 तक ही चाहिए, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 इंटू 8 फैक्टोरियल एज इट इज। तो अब कैंसिल आउट क्या होगा, 8 से 8 बाकी को कैंसिल आउट करो, 6 2 जा 12, ये हो गया भाई। और क्या हो सकता है 3 3 जा 9 हो जाएगा, चलो ये भी ठीक है। ठीक है, 4 5 4 जा 20
20 से एक तो 0 ये कैंसिल आउट, और 2 जो बचेगा उससे कर दो इसको कैंसिल आउट, 7। ठीक है, बाकी सब की कर दो मल्टीप्लाई। 13 7 जा 91, 91 को 3 से करोगे तो 3 2 7 3, इसकी मल्टीप्लाई 11 से बची, तो दैट इज़ योर 3 10 कैरी 1 9 10 अगेन कैरी 1 एंड 2 + 1 दैट इज 3, तो 3003 दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखो इसी टाइप में नेक्स्ट 18C14 माइनस 17C13। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है वहाँ तो प्लस का ही साइन है बीच। ठीक है, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा हुआ है कि NCR प्लस NCR-1 अगर मिलता है तो मैं उसको लिखता हूँ N+1CR। ठीक है, तो यहाँ तो बीच में प्लस साइन होना चाहिए, दूसरा ये n के इक्वल होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन नहीं आ रही तो सर हमें अलग अलग सॉल्व करके दोनों को और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट भाई ये चीज़ें हमने बहुत छोटी क्लास में सीखी है कि यहाँ से भी मैं 3 फॉर्मूले बना सकता हूँ, दैट इज योर फर्स्ट वन। अगर मुझे यहाँ से NCR निकालना हो तो मैं इसको बोलूँगा N+1CR माइनस NCR-1। सेम एज इट इज अगर मुझे यहाँ से NCR-1 निकालना हो तो मैं इसको बोल दूंगा N+1CR और ये उधर जाएगा तो माइनस का NCR। ये 3 फॉर्मूलेज बन गए यहाँ से मेरे। ठीक है, तो मतलब इसको मुझे तीनों वे से यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसी पे स्टिक रहूँ, बस ये मिल गया डायरेक्टली तो कर दिया, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो अब इनमें से देखो कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन सकता है मेरा। ठीक है, कौन सा बन रहा है, तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट जो है यहाँ पे है 18C3, यानी यहाँ जो n है वो यहाँ से एक कम है और r भी मेरा एक कम हो रहा है और दोनों के बीच माइनस साइन है। तो इसमें से अगर ऑब्जर्व करूँ यहाँ n+1 है, यहाँ n कम हो रहा है, यहाँ r भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। लास्ट वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लास्ट वाले में ऊपर तो ठीक है n मेरा 18 था, 17 एक कम हो रहा है, यहाँ n+1 है, यहाँ n है, बट नीचे r मेरा सेम है, बट यहाँ पे नीचे क्या है 14 और 13 है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, n भी एक कम हो रहा है और r भी एक कम हो रहा है। तो इट मीन्स मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से, इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आएगी, n क्या होगा यहाँ पे, दैट इज़ योर 17। कैसे पता लगा? ये n+1 और यहाँ n है, ये n आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा 17 और c r क्या है, ये r है, ये r-1 है, यानी बड़े वाला दैट इज़ 14। तो 17C14 से मैं इसको कर सकता हूँ और 17C14 को मैं लिख सकता हूँ 17C3 भी लिख सकता हूँ। 17 - 14 दैट इज़ 3, दोनों की बात है। इनको सॉल्व कर दो, 17 × 16 × 15 एंड डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, सेम देखो इसी टाइप का। मुझे अब गिवन है 31C26 माइनस 30C26। अब दोनों r सेम है लेकिन n एक कम हो रहा है, तो ये कौन सा है, ये वाला। दोनों r सेम है बट n एक क्या हो रहा है, कम, लास्ट, यानी ये बनेगा NCR-1। तो n कौन सा होगा, जो कम वाला होगा दोनों में से, यानी 30। तो 30C। r कौन सा होगा, ये तो सेम है, यहाँ पे r-1 आएगा, तो ये 26, ये भी 26, तो यहाँ आएगा 26 - 1 दैट इज 25। तो 30C25। इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ 30C 30 - 25 दैट इज 5 ऑल्सो। इसको लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, 5 टाइम्स लिखोगे तो 30 × 29 × 28 × 26 एंड 25 हो गया, डिवाइडेड बाय, सॉरी 27 बोल के भाई, 26। ठीक है, नीचे क्या होगा, 5 4 3 2 1, कैलकुलेट कर लो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये तो था मेरी प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे ही मिल सकता है कि आपको क्या करना पड़े, प्रॉपर्टी को प्रूव भी करना देने। जैसे एक इसमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट 8C4 + 8C3 = 9C4। ठीक है, ये अगर मुझे प्रूव करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, दैट इज़ 9C4 के इक्वल होगा। बाई यूजिंग, क्या यूज़ कर रहा हूँ, NCR प्लस NCR-1 दैट इज इक्वल टू होता है N+1CR के इक्वल होता है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बाई यूजिंग दिस वी कैन राइट दिस डायरेक्टली, दिस दैट इज इक्वल टू दिस। सिंपली बिना आइडेंटिटी के प्रूव करना हो तो फिर दोनों को सॉल्व कर लो। इट मीन्स जैसे हमने वो प्रूव किया था क्वेश्चन, वैसे ही करोगे। 8C4 को क्या लिखोगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
अब इसको ऐसे मत करने लग जाना कि 8C4 को पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, फिर जो वैल्यूज आ रही है फिर 9C4, इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करोगे भाई, ठीक है, जब छोटा हो सकता है चीज़ें। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल दो, ऊपर से 8 फैक्टोरियल बाहर, ठीक है, अंदर कुछ नहीं हो रहा तो एक बार छोड़ते हैं, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय, इस 4 को 3 तक ओपन करता हूँ, दैट इज़ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस इस यहाँ से 8 मैंने बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल, और 5 को लिख देता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो नीचे से, अब नीचे से मैंने 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को निकालता हूँ बाहर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 4 5 जो 20, और इसको मैं 4 इंटू 5 लिख देता हूँ, ऊपर क्या देगा 5 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो ये मेरा ऊपर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 डिवाइड बाय 4 इंटू 5। ये 4 इंटू 5 मैंने क्यों रखा, वो आपको जब हमने प्रूव किया था तो वहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। 8 फैक्टोरियल इंटू 9 दैट बिकम योर 9 फैक्टोरियल। मुझे 9C4 चाहिए, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट बिकम योर 4 फैक्टोरियल एंड 5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट बिकम योर 5 फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल होगा, 9C4 लिखो या 9C5 लिखो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है ना, इसलिए ये मुझे प्रूव करना था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई, सिंपल आई थिंक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो मुझे गिवन है एक छोटा सा सम ले लेते हैं, मुझे गिवन है समिशन ऑफ, ये साइन समिशन का होता है, ये हम सबको पता है, r इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक, एंड दिस इज गिवन 5CR इज इक्वल टू 31, ठीक है। मुझे ये क्या करना है, प्रूव करना है, इसने बोला है प्रूव दैट, ठीक है। कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, समिशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक 5CR। तो इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है r की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, तो 5C1 प्लस 5C2, एक बार मैं वैल्यू r की 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखा तो ये मिला, समिशन का मतलब बीच में प्लस का साइन आना चाहिए जितने भी टर्म्स होगी, फिर r की वैल्यू 2 रखी, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 3, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 4, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 5, इससे आगे भी जाएगी क्या, नहीं, क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज r की वैल्यू 1 से 5 तक ही मुझे लेनी है, ठीक है। तो बस अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्व करते हैं। तो 5C1, तो इसको मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज 1, 5C2 मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 5C3 और 5C2 एक ही बात होती है वैसे तो, ठीक है। इसको लिखोगे तो क्या होगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक ही बात होती है, सबको हमें पता है, हमने आइडेंटिटी की थी कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R के इक्वल होता है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ मिली। NC4 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 5C1 के, सॉरी 5C4, क्योंकि 5 माइनस 4 करोगे तो 1 मिलेगा, दैट इज ये लिख दो, ये होगा 5/1। 5C5 ये हमने सीखा था, NCN क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, दैट इज 5 प्लस 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 2 जा 4, दैट इज 5 2 जा 10, सेम एज इट इज 10 प्लस 5 एंड प्लस 1 ऐड करो, यू गेट 31 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ्ड। आई थिंक बहुत सिंपल है, आसान है, हो जाएगा, ठीक सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम कर लेते पहले, अगर मुझे मिले NCA इज इक्वल टू NCB, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है। एक तो मीनिंग इसका ये हो सकता है कि NCA, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो मैं इसको लिखता हूँ NCR इज इक्वल टू NCR, यानी दोनों बातें एक ही है, ठीक है, यानी ऊपर N अगर सेम है नीचे R भी सेम होगा, इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि A इज इक्वल टू B होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। क्या सिर्फ यही होगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। देखो NCB एक हमने प्रॉपर्टी की थी कि NCR इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ NCR सॉरी N माइनस R, यस और नो, बिल्कुल सही है, ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब इस NCA को तो मैं एज रखता हूँ, इसका मतलब ये है कि इस NCB को मैं लिख देता हूँ NCN माइनस B, यस और नो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो मुझे यहाँ से मिली थी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दूसरा मैंने इस B को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, तब सीधी सी बात है, अगर N इक्वल है तो इनका R भी इक्वल होना चाहिए, तभी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बोला 5C2 इज इक्वल टू क्या होगा
अगर मैं बोलता हूँ कि 5C3 है, ठीक है, तो अब दो ही कंडीशन है इन दोनों की वैल्यू इक्वल होने की। पहली कंडीशन क्या है, ये n इक्वल है तो ये r भी इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ इक्वल नहीं दिख रहा। इक्वल नहीं दिखता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दिस, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 5 - 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इट मीन दिस इज इक्वल टू 5C2, यानी ये दोनों बातें एक ही है। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, या तो ये इक्वल होंगे, जो पहली कंडीशन मिल गई मुझे, इक्वल नहीं होंगे तो अगर मैंने इस n में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तब मुझे ये इसके इक्वल मिलेगा 100%। तो यहाँ से मुझे मिलता है a मस्ट बी इक्वल टू n - b, b को जब ले आओ तो दिस मीन्स a + b = n, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिला यहाँ से, मुझे रिजल्ट ये मिला कि अगर मुझे NCA = NCB मिलता है तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि a = b होगा, या तो ये a और b दोनों इक्वल होंगे, और या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है कि a + b दोनों इक्वल टू क्या होंगे, सम ऑफ n के इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी, आई थिंक समझ में आया होगा। पहली कंडीशन तो क्या थी, इसको अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि 5C2 = 5C2, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये सुनो, क्योंकि भाई n सेम है r सेम है, मतलब दोनों, मैं 2 = 2 लिख रहा हूँ, 2 तो 2 के इक्वल होगा, ये कंडीशन तो ठीक है। दूसरी मैंने लिखा कि 5C2 जो है वो दैट इज इक्वल टू 5C3 होता है, ठीक है। 5C2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 5C3 के इक्वल होता है। क्यों होता है भाई, सॉरी, 5C3 के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, ये हमने सीखा था कि इस 5C2 को मैं एज इट इज रखता हूँ, इस 5C3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5C5 - 3 भी लिख सकता हूँ। इट मीन दैट इज 5C2, यानी एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है, देखो यहाँ से 3 + 2 इन दोनों का सम 5, यानी इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो कहने की बात वही है ना कि इन दोनों का सम जो r है मेरे दोनों तरफ, उन दोनों का सम अगर n के इक्वल है तब भी ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों n तो इक्वल होने ही होने चाहिए। अगर n मेरा इक्वल है, ऊपर वाले टर्म मेरी इक्वल है, तो नीचे वाले में क्या हो सकता है, या तो ये इक्वल होंगे, दोनों r होंगे, या फिर इन दोनों का सम क्या होगा, n के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन देखो, मुझे गिवन है कि NC2 = NC6 मुझे गिवन है, ठीक है। फाइंड है, इसने बोला है फाइंड n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बतानी है ऐसे, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें सीखी कि n बीच में इक्वल टू साइन है, ऊपर n है, नीचे दोनों तरफ ऊपर n है, नीचे क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो या तो ये दोनों 2 होने चाहिए, या फिर इन दोनों का सम जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू n होना चाहिए। इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको जस्ट 1 लाइनर होगा। अदरवाइज क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो जस्ट आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो इन दोनों का सम n के इक्वल होगा, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये याद है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, मुझे गिवन है NC10 = NC12 मुझे गिवन है, ठीक है। तो इसने बोला फाइंड n हैंस फाइंड, पहले इसने बोला कि फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड हैंस फाइंड NC5। तो पहले n निकालो फिर NC5 निकालो क्या हो। तब देखो फिर से वही कंडीशन है, दोनों इक्वल हैं, ऊपर n है, यहाँ भी ऊपर n है, नीचे क्या है, r की वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, n मस्ट बी इक्वल टू 10 + 12, दोनों को ऐड कर दो, इट मीन दैट इज इक्वल टू 22। n की वैल्यू मिल गई 22, NC5 निकालना है तो 22C5 निकाल लो। कैसे करोगे, 22 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, मीन्स 22 को नेक्स्ट टर्म क्या होगी 21, 20 अप टू कितनी टर्म्स, 5 टर्म्स तक, तो 19 × 18। आई थिंक इसका एक्सपेंशन आ गया होगा भाई, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बोल सकते हो। मुझे गिवन है n + 1C n - 1 = 36, इक्वल टू क्या है 36 मुझे गिवन है। फाइंड n, मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड n। तो एक तो तरीका वही है, एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, n + 1 ऊपर तो n का फैक्टोरियल, मीन n की जगह यहाँ पे क्या है n + 1 होल डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल, r की जगह क्या है n - 1 का फैक्टोरियल, इनटू क्या होता है n + 1, मीन जो n होता है -r, माइनस मतलब -n - 1 मतलब -n + 1 का फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू 36।
ठीक है, ये माइनस करोगे तो ये माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा +1। अब देखो इस n से तो ये n कैंसिल आउट, बाकी जो बचे उसको लिखते हैं। ऊपर है मेरे पास n+1, नीचे है n-1 का फैक्टोरियल, तो मैं n+1 को n-1 तक ओपन करता हूँ। दिस बिकम योर n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ तक ओपन किया, नीचे मेरे पास है n-1 का फैक्टोरियल, 1 + 1 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 36। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये मेरा कैंसिल आउट, n+1 इंटू एन दैट बिकम योर n² + n, मल्टीप्लाई कर दिया n को मैंने अंदर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 उधर जाएगा, दैट बिकम 72, 36 2 जा 72 को इधर ले आओ, n² + n - 72 होल इक्वल टू 0। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि मैं यहाँ से 2 फैक्टर बना सकता हूँ, +9 - 8, ऐड करोगे प्लस का 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 72, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेज आने चाहिए भाई, +9n माइनस का 8n माइनस 72 होल इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लोगे n, तो बचेगा n+9, माइनस का 8 कॉमन लोगे, क्या बचेगा अगेन n+9 होल इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, ये ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से n, यहाँ से माइनस का 8 होल इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे मिला कि n+9 इक्वल टू 0 होगा या तो, और n - 8 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9, और n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, दैट इज 8, ठीक है। अब हमने एक चीज़ सीखी थी कि नंबर ऑफ थिंग्स क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे परमुटेशन और कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हमें चीज़ें को अरेंज करनी है, कुछ चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है। क्या नेगेटिव चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो? क्या नेगेटिव थिंग्स हो सकती है? पॉसिबल नहीं है, तो दिस आंसर इज नॉट अप्लीकेबल। इट मीन्स n = 8 इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। सिंपल है भाई, आई थिंक आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट मुझे गिवन है n+1 CR+1 रेशियो NCR इज रेशियो, फिर से रेशियो मुझे गिवन है n-1 CR-1, ये मुझे गिवन है, एंड देन मुझे गिवन है इज इक्वल टू 11:6:3, ठीक है। ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन बोले फाइंड n एंड r, मुझे क्या करना है, फाइंड n एंड r, मुझे n और r दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, n और r दोनों की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 रेशियोज़ गिवन है, मेरे पास कितने हैं, 3, ठीक है। अभी तक हम जनरल क्वेश्चंस करते थे, वहाँ पे मुझे मिलता था कि a/b = 3/5 ऐसे कुछ मिलता था, तो हम a/b = 3/5 लिख लेते थे, तो इसको सॉल्व कर लेते थे, ऐसा कुछ था। बट यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो इनको कैसे करोगे, तो सिंपल सा तरीका ये है कि पहली 2 टर्म्स के रेशियो क्या है, दैट इज 11:6, लास्ट की 2 लूँगा तो क्या होगा 6:3, फर्स्ट एंड लास्ट लूँगा तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए 11:3, दैट्स इट, यही तो बात है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले 2 को ले लेता हूँ, यानी मैं बोलता हूँ कि n+1 CR+1 रेशियो NCR दैट इज इक्वल टू होना चाहिए 11:6, यस और नो, यस। देखो मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन मैंने पहली 2 टर्म्स को ली, उनसे बना दी कि पहली 2 टर्म का रेशियो क्या है 11:6 है, तो इनको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा और यहाँ से मुझे मिलेगा आंसर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो इसको मैं लिख देता हूँ n+1 CR+1 एज इट इज़, रेशियो का मतलब मैं इसको लिखूँ डिवाइड बाय NCR होल इक्वल टू 11/6, ठीक है। बस इनको आपको बचा है सॉल्व करना। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला खोलो, क्या मिलेगा, n+1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पे मतलब जिन्हें r+1 टर्म तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाओ, वो चीज़ें सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए थी, जहाँ पे मेरे पास नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा r+1 का फैक्टोरियल n2 n+1 माइनस r - 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय NCR मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n2 n - r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू है मेरे पास 11/6। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब जो टर्म बची है उनको करते सिंप्लीफाइड। अब देखो ये मेरा n+1 है,
ठीक है, चलो एक बार मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फिर देखते हैं। अब यहाँ देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ऊपर मेरे पास है n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय ये बचा मेरे पास r प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू ये मेरे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये ऊपर वाली टर्म होगी। अब नीचे वाली जो ये बची इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा। ये r ऊपर जाके r फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मेरा आ जाएगा नीचे एंड दैट इज इक्वल टू 11/6। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर फैक्टोरियल के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या करोगे, देखो इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट ठीक है, ये n प्लस 1 है, यहाँ पे मेरे पास n है, तो मैं इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल। ठीक है भाई, यहाँ पे है r फैक्टोरियल, तो इसको मैंने एज इट इज, चलो नीचे चलते हैं। अब ये r प्लस 1 है, ये r तक ओपन करो इसको, तो r प्लस 1 इंटू मैं इसको लिखता हूँ r फैक्टोरियल इंटू मेरे पास बचा यहाँ पे r फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 11/6। सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचा n प्लस 1 डिवाइड बाय r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या मिलेगा, 6n प्लस 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ करोगे दैट इज इक्वल टू 11r प्लस 11। एन आर वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ, तो 6n 11r इधर आएगा तो माइनस का 11r इक्वल टू 11, 6 उधर जाएगा तो -6। इट मीन दिस बिकम योर 6n माइनस 11r इज इक्वल टू 5। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से बनी, जब मैंने पहले दो रेशियोज़ को लिया। ठीक है, अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, मेरे पास ऑप्शन है कि लास्ट के दो रेशियोज लूँ या फर्स्ट और लास्ट को ले लूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, सेकंड और लास्ट को ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड और लास्ट को लोगे तो सेकंड क्या है मेरे पास, NCR, तो मैंने इसको लिख दिया NCR होल डिवाइड बाय लास्ट दिस रेशियो दिस, तो इसको नीचे लिख देता हूँ n माइनस 1 CR-1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए भाई, लास्ट के दो, यहाँ पे 6:3, तो 6/3 के इक्वल होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको मिलेगा आंसर ऊपर खोलोगे तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, n माइनस 1 सॉरी नीचे क्या आएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस, अब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो माइनस का r प्लस का 1 फैक्टोरियल होल इक्वल टू, ये मेरा बीच वाला है दैट इज इक्वल टू 6/3। ठीक है, 6/3 था, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है अब वही प्रोसीजर जो हम पहले कर रहे थे, यहाँ आपका 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी चीज़ों को ऊपर लेके जाते, तो ये n फैक्टोरियल मेरा ऊपर था, होल डिवाइड बाय क्या है, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा तो सारा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, नीचे है n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1 मेरा एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इससे तो ये मेरा फिर से कैंसिल आउट, ये n फैक्टोरियल है, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक ओपन हो गया। ठीक है, ये r माइनस 1 है तो नीचे वाले r को करना है, तो r को मैं लिखूँगा r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल मेरा एज इट इज डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इज एज इट इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, फर्दर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ क्या मिलेगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या मिला, n/r इज इक्वल टू 2/1। इससे चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर n या r किसी एक की वैल्यू निकाल, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू मेरे पास होगा 2r के इक्वल, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से देखो, अगर मैं सिंपली इसे n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, 6 इंटू n इक्वल टू क्या है 2r, तो n की जगह मैंने रख दिया 2r माइनस का 11r इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉल्व करो, दिस 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5 और वी कैन से r इज इक्वल टू 5। r की वैल्यू 5 है तो इसमें मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इस इक्वेशन में करो तो 2 इंटू 5 दैट बिकम 10, योर n इज 10, योर r इज 5। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी टाइप का है, आई थिंक आप
कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है।